वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज के क्लास है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण का 1915 से 1935 तक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय बनकर आए तथा उन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों पक्ष पुनः एक हो गए तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। इस हेतु तिलक और एनी बेसेंट के महत्वपूर्ण प्रयास किया। लखनऊ सम्मेलन में कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसमें भारत के भावी शासन और स्वराज के बारे में दोनों संगठनों की कमेटियों ने मिलकर योजना तैयार की। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों के 1/9 भाग मुसलमान के लिए आरक्षित किया गया। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पुणे बेलगांव में होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में आखिरी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार तक था। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बीपी वाडिया जैसे नेता इस लीग में जुड़े थे। सात जून 1916 को लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव ग्राहम पॉल बने। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की गई। रॉलेट एक्ट 1919 कानून द्वारा किसी को भी बिना मुकदमे चलाए 2 वर्षों तक बंदी रखने का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विरोध के बावजूद इसे पारित कर दिया गया। इस कानून को अमृत बाजार पत्रिका ने भारी भूल, न्यू इंडिया ने, पैशाचिक पंजाबी ने निरलज प्रयास तथा बॉम्बे क्रॉनिकल ने दमन का चरम रूप कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में लोगों अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल रेजिनाल्ड डायर ने किया था। इस हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसने इस हत्याकांड का उचित ठहराया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य शंकरन नायर ने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर का अध्यक्षता में एक समिति गठित की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बहादुर तैयब जी तथा जयकर को सदस्य बनाया गया। जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स के साथ 2600 पाउंड की राशि प्रदान की गई। बाद के दिनों में उधम सिंह ने लंदन में इसका हत्या कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई, जो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस बनाने की
दिवस मनाने की घोषणा की गई तथा 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित किया गया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यों से वो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था। भारत से मजदूरों को अनुबंध के तहत विदेश ले जाया जाता था। इससे ही लोग गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर के नाम से पुकारते थे। राजकुमार शुक्ल ने 1917 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तिनकठिया पद्धति से जुड़े मामलों की जांच के लिए चंपारण पहुंचने वाले मुख्य नेता थे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जे.बी. कृपलानी। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। अहमदाबाद मिल हड़ताल से प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिक मजदूरों को 20% बोनस देना चाहते थे, किंतु उनकी मांग 35% बोनस की थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के उद्योगपति मित्र अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी के साथ दिया। 1918 में गुजरात खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा, किंतु सरकार ने मालगुजारी माफ़ करने के बजाय इसमें 23% की वृद्धि कर दी। गांधी जी ने लोगों को लगान अदा न करने तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के साथ खेड़ा गांव का दौरा करने वाले मुख्य नेताओं में थे वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई तथा इंदुलाल याग्निक। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले लगान न चुकाने का नारा स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे ने दिया था। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी, जिसे 4 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने स्वीकार कर लिया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। C.R. दास जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रारंभ में असहयोग आंदोलन का विरोध किया। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। 1920 ईस्वी में हुए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबंधित निर्णय की पुष्टि की गई। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में संशोधन करना था। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया तथा भारतीय घरों में 20 लाख चरखों के वितरण की योजना बनाई गई। विजयवाड़ा अधिवेशन में ही पिंगलिया वेंकैया ने गांधी जी को तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी को सविनय अवज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार दे दिया। इसमें 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को स्वयं सेवक बनने की अपील की गई। 1919 की भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया। 1920 के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। 1920 ईस्वी में कुछ व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ठाकुर दास थे। असहयोग आंदोलन को व्यापारी वर्गों का समर्थन देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1921 ईस्वी में भारतीय प्रतिनिधियों वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारतीय उद्योगों में शुल्क पद्धति को सुरक्षित रखने का प्रश्न पर विचार करना था।
असहयोग आंदोलन में शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्कार के फलस्वरूप पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कलकत्ता को प्रधानाचार्य बनाया गया। बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। महात्मा गांधी ने अपना केसर हिंद का पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। पंजाब में लाला लाजपत राय की प्रेरणा से लाहौर में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय का सफल बहिष्कार किया गया। अकाली आंदोलन, जो कि धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन से एकरूप हो गया। 1921 से 22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन हुआ। प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय से त्यागपत्र दिया और उन्होंने काशी विद्यापीठ के लिए कार्य किया। एक फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार को उत्पीड़नकारी नीतियों को वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। यह आंदोलन सूरत के बरदौली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन इससे पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में हिंसा का कुछ घटनाएं हो गई। इसके पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फरवरी 1922 में बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित कर ऐसे सभी गतिविधियों को रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनका 6 साल की सज़ा हुई। जबकि 2 सालों के पश्चात ही आंतों के ऑपरेशन के लिए उन्हें फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। विभिन्न राष्ट्रवादियों यथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय ने आंदोलन वापस लेने का विरोध किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जुल्लू जूद पदक और बोर पदक वापस कर दिया था। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात गांधी जी ने सिर्फ लंगोटी पहनने का निश्चय किया। परिवर्तनवादी गुट वाले असहयोग आंदोलन के बाद की लड़ाई को विधान परिषद में ले जाना चाहते थे। दूसरी वह थे जो विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में सी.आर. दास ने अपना अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। सी.आर. दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में प्रस्ताव 890 बनाम 1970 वोटों से हार गया। विपक्षी गुट का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। प्रस्ताव पारित न होने पर सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी का पूर्व नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी के सदस्यों को प्रो चेंजर्स तथा विरोधियों को कांग्रेस का नो चेंजर्स कहा जाता था। 1923 ईस्वी में चुनाव में भाग लेने के मुद्दे पर कांग्रेस 2 विचारधारा वाले समूह में बंट गई, परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादियों ने रचनात्मक कार्य के अंतर्गत 1923 ईस्वी में नागपुर सत्याग्रह चलाया, जिसमें झंडा फहराकर सविनय अवज्ञा करनी थी। गांधी जी विधान परिषद के सदस्य बनने तथा उसकी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। उनके अनुसार यह नीति अहिंसक असहयोग आंदोलन की नीति से मेल नहीं खाती थी। 6 नवंबर 1924 को स्वराजियों तथा उनके विरोधियों के मध्य मेल करते हुए गांधी जी, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में करते रहेंगे। बेलगांव अधिवेशन में इसे मान्यता दी गई। 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष
चुने गए। मोतीलाल नेहरू सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। उन्नीस ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति की प्रावधान थी। इस संदर्भ में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। कांग्रेस ने M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन को बहिष्कार किया। B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय लॉर्ड बर्कहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करे जो समानतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। 1927 में मद्रास अधिवेशन में तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा बनाया जाए। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 1928 तक भारत के संविधान का एक मसौदा तैयार करना था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग पर सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह का निर्माण किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दे दी गई थी कि यदि वह 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख के माध्यम से सरकार के सामने रुपयों के विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करने लगान में 50% की कमी करने तथा साथ ही सिविल सर्विस की तनख्वाह आदि करने, रक्षात्मक शुल्क लगाने, आत्मरक्षा हेतु भारतीय को अस्त्र रखने, नमक टैक्स खत्म करने, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद करने आदि शर्त रखी। इसके लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। सरकार ने उक्त मांगे नहीं मानी। अतः फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी के आंदोलन के नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा। गांधी जी ने इस आंदोलन का मुद्दा नमक को बनाया क्योंकि यह समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ डांडी तक 240 मील की यात्रा 24 दिन में की तथा 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। उड़ीसा में गोपचंद बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में तथा असम में सत्याग्रहियों द्वारा नोआखली में नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ने पर 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू को तथा 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने घोषणा की थी कि यह धानसना नामक कारखाने पर धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। सोलापुर में मिल मजदूरों ने हड़ताल की। चटगांव में सुरेश के नेतृत्व में क्रांतिकारी विप्लव हुआ। इस समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने
गांधी जी को मलंग बाबा कहा। धारसना में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने किया, किंतु इस आंदोलन का सरकार ने क्रूरता से दमन किया। इस क्रूरता के भयानक रूप का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार मिलर ने किया। मिलर ने कहा कि संवाददाता के रूप में 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचे के मारकाट एवं विद्रोह के दृश्य देखे हैं, लेकिन धनसरा जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। गुजरात में खेरा के आनंद बोरसद एवं नदियाद, सूरत के बरदौली, भरौच के जम्बूसर में कर न देने के लेकर आंदोलन हुआ। मणिपुर में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व नागा महिला गोडी नेलियू ने किया, जो मात्र 13 वर्ष की थी। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा इम्फाल जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी तथा उन्हें नागालैंड के जॉन ऑफ आर्क कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर महिलाएं शामिल हुए तथा उन्हें विदेशी कपड़ों की दुकान, शराब दुकानों और अफीम के ठेके पर धरने दिए। सविनय अवज्ञा के लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभात फेरियां निकाली गई, दुई लालटेन का प्रयोग किया गया। बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंझारी सेना का गठन किया। प्रथम गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक चला, जिसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता रैमज मैकडोनाल्ड तथा उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम ने किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी रिहा होंगे। अपहरण के गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी। तट की एक सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति मिलेगी। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी आदि बातें पर तय हुए। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति देने हेतु 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। इसके 6 दिन पूर्व ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुँचे। सांप्रदायिक मसले पर कोई निर्णय न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गए। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इसी समय 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल कहा गया। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक घोषणा के विरुद्ध गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आम निर्वाचक मंडल के माध्यम से होना चाहिए। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, श्री राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर ने पुनः समझौता हुआ। पुनः समझौता में निम्न बातें शामिल थी। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त हुआ। प्रांतीय विधानमंडल के दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18%
वृद्धि की 17 नवंबर 1932 को लंदन तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारत की सरकार अधिनियम 1935 हेतु योजना को पेश किया गया। 7 सितंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। तो आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको पीडी क्लासेज अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।